एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट तीसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के पार्ट तीसरा। तो पार्ट तीसरा में हमें करने क्वेश्चन नंबर 14 से। हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 14। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी एक रहमान है, उसकी 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष पूर्व आयु और 5 वर्ष बाद आयु, दोनों के व्युत्क्रम का योग हमें कितना दिया? 1/3। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो 14। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले जिसकी आयु हमें ज्ञात करनी होती है तो मानेंगे। तो मानेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x है। ठीक है दोस्तों, हमने कहा रहमान की वर्तमान आयु हमने कहा x मान ली। तो यहाँ से नाउ अब क्या करेंगे? 3 वर्ष पूर्व तो लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? यानी x माइनस का 5, सॉरी x माइनस का 3, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व का ही रहा है। दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वर्ष पूर्व का है तो हमें घटाना होता है, जब बाद का है तो हमें वहाँ पे प्लस करना होता है, यानी जोड़ना होता है। तो कह रहा 3 वर्ष पूर्व, तो हमने x का वर्तमान आयु में हमने 3 घटा दिया, तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5। ठीक है दोस्तों, हमने 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद हमने मान ली। अब क्या कह रहा है? अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो यानी 1/x - 3 प्लस इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x + 5 बराबर कितना? दोनों का योग दिए 1/3। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अभी इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले x - 3 और x + 5 का लेंगे एलसीएम। तो हम यहाँ पे ले लेंगे x - 3 x + 5 का हमने ले लिया एलसीएम। तो x - 3 से x - 3 चला गया तो कितना बचेगा? x + 5 प्लस यहाँ से x + 5 से x + 5 चला गया, कितना बचा? x - 3 बराबर 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x कितने हो जाएंगे? 2x, 5 में ये -3 है तो 5 में 3 चले गए, कितना हो जाए? +2 बटे। अब इनका भी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा? x² - 3x, इस 5 का होगा तो कितना? 5x - 15 बराबर 1/3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ से कर देंगे कैंची गुणा, 3 का यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 3 2x + 2 बराबर x² - 3x प्लस का 5x - 15। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे? ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना हो? 3 दूना 6x और 3 का इसके साथ, तो कितना हो? 3 दूना 6 बराबर ये कितना हुआ? x²। ये कितना है? 5x और ये कितना है? 3x। 5x प्लस का तो 3x घट गया तो कितना बचा? प्लस का 2x और ये हम कितना? माइनस का 15। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? अब इन सबको हम इधर ले जाएंगे, इन सभी का इस साइड, तो कितना आ जाएगा? x² + 2x माइनस का 15। अब इसको इधर ले गए तो क्या का हो जाएगा? माइनस का 6x। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का 6 बराबर 0। तो अब x²
ये 2x है और ये माइनस का 6x है, तो माइनस का 6x में प्लस का 2x चला कितना कितना बचा माइनस का 4x, और ये 15 है माइनस का और ये माइनस का 6 है, तो अब 15 6 कितने हो जाएंगे माइनस का 21 बराबर 0। तो दोस्तों ये बन गया हमारा एक समीकरण। तो अब इससे हम क्या करेंगे सॉल्व, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम इससे का गुणा खंड करेंगे, तो गुणा खंड में सबसे पहले क्या होता है जो यहाँ पे उसका x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा कराया जाता है, तो गुणा कराएं कितना आएगा 21। अब हमें 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हम गुणा कराएं तो हमारा 21 आए और हम घटाएं तो हमारा 4 आए, तो क्या कर देंगे 7 माइनस का 3, 7 में 3 गए 4 और 7 3 21, यानी हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे 7 माइनस का 3। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो कितना अब यहाँ से क्या है x कम, तो यहाँ से ले लेंगे x कम, तो x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 3 का कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 7 और x माइनस 7 है यहाँ पे, तो हम यहाँ से x माइनस 7 का कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। और दोस्तों ये क्या एक द्विघात समीकरण है, तो हम दोनों को क्या करेंगे x बराबर 0 के, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, एक x का मान ये निकल के आए, एक x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3, एक मान ये निकल के आया। तो दोस्तों ये मान क्या आएगा नेगेटिव का, तो ये क्या हो काल्पनिक, कोई आयु हमारी कोई नेगेटिव थोड़ी ना आएगी, माइनस में थोड़ी ना आएगी, तो ये क्या हुआ काल्पनिक, तो इसे हम का छोड़ देंगे और हम x बराबर प्लस ले लेंगे, तो अब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब करते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक रेलगाड़ी का समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक जो हमारे पास ट्रेन है रेलगाड़ी है वो समान चाल से, यानी चाल क्या है बिल्कुल एक समान है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दें तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या बताना रेलगाड़ी की चाल, तो अब इसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन 15, तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले तो उसे हम मानते हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तो यहाँ पे दूरी हमें कुल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी है हमारे पास 360 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देख तो अब आते हैं सवाल में, तो क्या कह रहा है समान चाल से, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समान चाल से हमारी समान चाल हमने क्या हमने x, तो हम यहाँ पे समान चाल से चलने में लगा समय निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और, पहले यहाँ पे हमारे समान चाल तो से तो हमें पता है x से, लेकिन चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तब क्या होगा, तो 5 किलोमीटर अधिक चाल होती तो वो भी चाल मान लेते हैं हम सबसे पहले, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे समय। तो दोस्तों अब एक फार्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमें चाल पता है, हम दूरी पता है, तो समय निकालेंगे और ये समय को हम क्या मान रहे हैं t1 मान रहे हैं, ठीक है। तो चाल हमारी कितनी है x, दूरी कितनी है 360, समय कितना है हमारे पास t1, तो अगर t1 निकालेंगे तो कितना निकल आएगा t1 बराबर 360 बटे x, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया समीकरण 1। जब यानी हमारी चाल समान थी, समान चाल में लगा समय यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, समान चाल में लगा समय t1 बराबर, ये हमने t1 के लिए निकाला था सब, ठीक है ना। तो t1 हमारा कितना निकाला है 360 बटे x, ठीक है ना दोस्तों। अब नाउ जब
चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो लगा समय, हम क्या मान लें T2, हमने क्या मान लें T2 निकालना है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास चाल कितनी है। अब यहाँ पे देखो, अब जब ये तो चाल हमारी समान चाल दिए थे, जब चाल अब यहाँ पे अब 5 किलोमीटर अधिक जाएगी तो क्या करेंगे हम x, ये जो समान चाल है, समान चाल हमारी x थी और 5 किलोमीटर वो अधिक जाने लगी, तो हमारी चाल कितनी हो गई x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर अधिक जाने पे हमारी चाल कितनी बनाई 5, क्योंकि हम क्या समान चाल में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारी वो 5 किलोमीटर अधिक चाल हो जाएगी। तो हमारी चाल अब यहाँ पे कितनी हो गई x + 5, दूरी तो सेम ही रहेगी, समय कितना है T2। तो अब यहाँ से T2 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 360 बटे x + 5, ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब यहाँ से आते प्रश्न अनुसार। अब यहाँ पे सवाल समझिए, देखो अब सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी का समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी पहले समान चाल से चल रही थी तो 360 किलोमीटर, और यदि 5 किलोमीटर अधिक चलने लगती है तो वह 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि कहने का मतलब कि जब हमारी चाल अधिक हो जाती है तो हमें समय कम लगता है। ठीक है ना, तो यानी क्या हमारी चाल अधिक हो गई तो हमें समय क्या लगा कम, यानी कि T2 में हमें कम समय लगा होगा T1 की अपेक्षा। और कितना कम लगा है 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेती है। तो क्या करेंगे T2 में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये T2 है, इसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार कही रहा है हमारा कि T1 जो T1 समय लगता है, यानी जो समान चाल से चल रही है वो T2 की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि T2 में जब हम 1 जोड़ेंगे जब दोनों हमारे समय इक्वल होंगे, तो हमने कर दिया। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम T1 T2 के मान रख दें। T1 को T2 को धल ले आओ पहले, तो T1 माइनस T2 बराबर 1। तो यहाँ से समीकरण 1 हुआ 2 से मान रखने पर, अब यहाँ पर रख देंगे तो समीकरण 1 में मान कितना 360 बटे x, 360 बटे x माइनस T2 कितना है हमारे पास 360 x + 5 बराबर 1। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 360 का ले लेंगे कॉमन, 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 1। ठीक है ना, 360 है तो ये चला जाएगा इधर, और यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा x + 5 बराबर 1/360, ये वाला 360 इधर आ गया। अब x से x चला तो कितना बचा x + का 5, और x + 5 से x + 5 तो कितना माइनस का x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब क्या करेंगे x ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये 5 कैंसिल कितना बचा 5 बटे x + 5 बराबर 1/360। अब क्या करेंगे कैंची गुणा करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा अब इन 360 × 5 बराबर x + 5। ठीक है दोस्तों, तो अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इसके मल्टी से, तो ये पहले लिख रहे हैं हम x वाला पद पहले, तो कितना आ जाएगा x² + 5x बराबर 5 0 0 5 6 का 30 हासिल लगाई, सो 5 6 का 30 के 0 हासिल लगाई 3, और 5 3 15 3 18, कितना हुआ दोस्तों 1800। तो अभी इसे क्या करेंगे हम 18 को इधर ले आएंगे, x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो ये दोस्तों बन गया हमारा समीकरण। तो दोस्तों अब हमें ऐसे इनके फैक्टर करने हैं 1800 के कि अगर हम घटाएं तो 5 आना चाहिए और गुणा कराएं तो कितना आ जाए हमारे पास 1800। ठीक है ना, अगर हम घटाएं तो हमारा 5 आए और हम गुणा कराएं तो वो कितना आ जाए 1800। अब क्या करेंगे हम 1800 के फैक्टर करेंगे,
तो देखिए तो कितने हो जाएंगे, 1800 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे करें तो कितना हो, 40 माइनस 45 माइनस 40, दोस्तों कितना हो जाए, जब इसके फैक्टर करेंगे एलसीएम करके तो कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800। हमने इसे रफ में करके देख लिया, आप भी करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45 एक्स माइनस का 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स का, तो यहाँ से ले लेंगे एक्स का कॉमन, कितना आएगा एक्स प्लस 45, और यहाँ से कितने कॉमन है माइनस 40 का, तो एक्स प्लस 45 बराबर 0। तो एक्स प्लस 45 का यहाँ से कॉमन, एक्स प्लस 45 का यहाँ से कॉमन, तो ले लेंगे एक्स प्लस 45 का कॉमन, तो कितना आएगा एक्स माइनस का 40 बराबर 0। अब इन दोनों, ये दो घात समीकरण, तो इन दोनों का करेंगे 0 के बराबर, तो एक्स प्लस 45 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का 45। दोस्तों ये का एक्स बराबर कितना है माइनस का 45, तो और इसे करेंगे तो एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो एक्स बराबर 40। अब देखो दोस्तों ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी यानी काल्पनिक है ये, और काल्पनिक वैल्यू हम लेते नहीं, तो ये इसे क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और कितना हो जाएगा एक्स बराबर 40। तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की समान चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया दोस्तों आंसर। कितना इजी सवाल था। तो चलो करते हैं अब अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है हमारे पास 2 वर्ग हैं और उन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल 468 दिए है और उन दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 24 दिए हैं, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों वर्ग मान ले कि हमारे पास आखिर वर्ग कौन है। तो चलो इसे करते हैं। तो क्वेश्चन 16 तो क्या करेंगे देखिए, माना 2 वर्ग A1 व A2 हैं और भुजाएं और उनकी भुजाएं x व y हैं। हमने A1 की भुजा एक x मान ली और A2 वर्ग की एक भुजा हमने y मान ली। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा जैसा कह रहा था। तो अब यहाँ से नाउ अब जैसे सवाल कह रहा तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो हमें क्या चाहिए दोनों वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमें पता होगा कि A1 वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो यानी भुजा A1 की हमारी कितनी x, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार A2 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास कितनी है दोस्तों y, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो मैं फिर समझा दूँ। हमने 2 वर्ग A1 व A2 माने थे और हमने A1 की भुजा x और A2 की हमने y मान ली थी। तो A1 की भुजा जब x है तो हमारे A1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारी x का स्क्वायर। इसी प्रकार A2 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी y, तो y2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से और अगला कह रहा अगेन, कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर, यानी हमें उनके परिमाप निकालना है। तो हम निकाल लेंगे A1 वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप तो यही होता है। तो 4 और A1 की भुजा कितनी है x, तो कितना हो जाएगा 4x। इसी तरीके A2 वर्ग का परिमाप यही होगा 4 भुजा, तो 4 और दोस्तों हमारे पास A2 की भुजा कितनी y, तो कितना हो जाएगा y। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी क्या दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, यानी हमारे का A1 वर्ग का क्षेत्रफल और A2 वर्ग का क्षेत्रफल का योग दिए, तो क्या हो जाएगा, तो x² प्लस y² बराबर 468। ठीक है दोस्तों, ये सवाल में कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, तो हमने दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना, 468, ये बन गया समीकरण 1। और उनके परिमापों का अंतर, यानी उनके दोनों के परिमापों का अंतर हमें दिए है 24, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 24, ये हुआ समीकरण 2। तो अब हम इन्हें सॉल्व करके हमें x और y के मान निकाल लेंगे, तो वही हमारी भुजाएं हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या 4 का कॉमन ले लें यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर 24, तो 4 6, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 6। ठीक है ना दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 3 बन गया। तो अब यहाँ से हम x का मान निकाल लें, रुकिए, अब यहाँ से हमने x का मान निकालें, कितना आएगा y प्लस 6, और ये x का मान हम 1 में रख दें। ठीक है ना, हम समीकरण 3 इससे मानते हैं, क्या आएगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों ये x का मान है कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में, यानी कि यहाँ पे। तो रखो x की कितना हो जाए y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 468। ठीक है दोस्तों, अब इसे करेंगे, ये कारण बनना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम खोल देंगे, कितना हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यानी 2ab प्लस y² बराबर 468। ठीक है दोस्तों, तो y² में कितना बन जाएगा 2y², 2y² और 6 दूनी 12, यानी 12y प्लस 36 बराबर 468। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें 2 का कॉमन है ना, तो 2 का ले लेते हैं कॉमन, y² प्लस 6y प्लस 18 बराबर 468। 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, कितना है 234। तो 234 को ले आएंगे इधर, y² प्लस 6y प्लस 18, 234 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 234 बराबर 0, तो y² प्लस 6y। अब दोस्तों 234 में हम 18 का कर देंगे, घटा देंगे, तो देखो यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं, 234 में हमने 18 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इससे अंक लिए तो यहाँ क्या हो 14, 14 में 8 गए 6, कितना बचा 2, तो 2 में 1 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा 2, कितना आया दोस्तों 216, माइनस का 216 बराबर 0। ठीक है ना, ये हुआ। और दोस्तों ये क्या बन गया 2 घात समीकरण। अब 2 घात समीकरण बनेगा, तो इसे हम करेंगे सॉल्व, कितना आएगा, अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, y² 6y माइनस 216 बराबर 0। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऐसे 216 के फैक्टर करने हैं कि अगर हम घटाएं तो हमारा 6 आना चाहिए और गुणा कराएं तो 216 आना चाहिए। तो इसके दो ऐसे फैक्टर कौन होंगे, तो इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे 18 माइनस का 12, 216 का फैक्टर कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, यानी 18 में 12 गए तो 6, कितना आ जाएगा y² प्लस 18 सॉरी ये मिस्टेक हो गया, कितना आएगा y² प्लस का 18 माइनस का 12y माइनस का 216। और दोस्तों ये गुणाखंड मैं पहले सिखा चुका हूँ, इस वजह से फैक्टर वैक्टर नहीं करा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा। 2 प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन है y का, तो y का ले लेंगे, तो y प्लस 18, यहाँ इसके तो 12 का, तो कितना y प्लस 18, और y प्लस 18 यहाँ पे, y प्लस 18 यहाँ पे, तो क्या कॉमन y प्लस 18 का, कितना आएगा y माइनस 12 बराबर 0। और इन दोनों का करेंगे दोस्तों 0 के बराबर, तो कितना y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 18, जो कि ये मान्य नहीं होगा, y की वैल्यू माइनस आ गई, अब माइनस वाली हमें लेनी नहीं है 0, तो y बराबर 12। जब दोस्तों y का मान 12 आ गया, तो अब क्या करें, हमें x का भी मान चाहिए,
जब y का मान आ गया 12 तो इसे रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास का ही है, तो यहाँ पे रखो x बराबर 12 + 6, तो x बराबर 18। तो यानी हमारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी a1 वर्ग की भुजा 18 और a2 वर्ग की भुजा 12। अतः भुजाएं x बराबर 18, y बराबर 12। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो करते हैं अगला। तो देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को ये 70 नंबर और 18 नंबर दोनों आप देख लें, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, इन्हें मूलों की प्रकृति बतानी है। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार विविक्तकर क्या होता है। हम यहाँ पे क्या जानेंगे, विविक्तकर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे पास कोई है ax² + bx + c बराबर कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है, तब विविक्तकर होता है। तब विविक्तकर को हम d से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। ये दोस्तों विविक्तकर का फार्मूला होता है। ठीक है ना, यानी d बराबर b² - 4ac। d हमारा d बराबर b² - 4ac, तो चाहे हम इसे d कहेंगे या b कहेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास ये b², यहाँ से देखिए 3 यहाँ पे कंडीशन होती हैं मूलों की प्रकृति के लिए। तो अगर हमारे पास b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² - 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा है, तो तब दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी b² - 4ac हमारा 0 से बड़ा है, तब दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये होगा पहला। और दूसरा कंडीशन क्या है, b² - 4ac = 0, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर है, तब क्या होगा, तब दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या होंगे, मूल तब हमारे बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक तथा संपाती होंगे। ठीक है ना, यदि हमारे पास b² - 4ac 0 के बराबर है, तो दो मूल हमारे वास्तविक होंगे और संपाती होंगे, यानी बराबर मूल वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी कि हमारे वो 0 से, यानी b² का मान b² - 4ac यानी जो विविक्तकर का मान 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा कब आएगा, जब वो वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी माइनस में होगी, तब मूल काल्पनिक होते हैं। या कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं होते हैं, या कह सकते हैं इनका अस्तित्व नहीं होता है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि विविक्तकर क्या होता है और विविक्तकर की 3 कंडीशन क्या होती हैं। तो दोस्तों अब एक बार फिर समझा दें, विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ये दो घात समीकरण के लिए होता है। ठीक है ना, और यदि विविक्तकर हमारा 0 से बड़ा है तो दो मूल वास्तविक होते हैं, और यदि विविक्तकर हमारा 0 से बराबर है तो मूल बराबर होंगे, वास्तविक तथा संपाती होंगे। यदि विविक्तकर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होते हैं और इनका अस्तित्व
नहीं होता है। तो चलो करते हैं अब अगला सवाल जो कह रहा था। क्या कह रहा है हमारा कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब इसे करते हैं। तो देखिए हमारे समीकरण दिए क्वेश्चन 17 क्या दिए, कई हमें समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। तो हमें इसमें बताना है, इसका पहले विविक्तकर ज्ञात करना है और मूलों की हमें प्रकृति बतानी है। ठीक है ना। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण ये एक होगा तो इसकी एक की तुलना करवाएंगे। तो समीकरण एक की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर दोस्तों हम इसकी तुलना कर देंगे। चलो तो a का मान कितना निकल के आए यहाँ से 2, b का मान -4, c का मान 3। तो अब यहाँ से लगाएंगे विविक्तकर का फार्मूला। नाउ विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, t = b² - 4ac। तो यहाँ वैल्यू रखो, b का मान कितना है -4, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 3। तो 4 का और कितना होगा दोस्तों 16, और ये कितना हो जाएगा -4 दूनी 8, 3 का 24। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 24 में 16 गया तो कितना आएगा -8। ठीक है ना। तो दोस्तों ये -8 आया तो ये क्या है नेगेटिव है, तब क्या हो जाएगा तो b² - 4ac > 0, यानी 0 से छोटा है। तो मूल क्या होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो चलो अब 18 नंबर का देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का सवाल है। सबसे पहले हमें का विविक्तकर निकालना होगा और विविक्तकर देखना होगा क्या आ रहा है कि मूल अगर है, अब देखेंगे किस तरीके का आ रहा है, मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है। अगर वास्तविक हो या बराबर हो तो हम इसके मूल भी निकालेंगे, अगर काल्पनिक आ जाएगा तो हम इसके मूल नहीं निकालेंगे। तो चलो 18 नंबर का करते हैं पहला सवाल। देखिए अब एक बार और देख लें, ये हमारे दो हैं तो इनमें से मैं एक को करूँगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा। तो 18 का पहला कर दे रहा हूँ रूट वाला। क्या दिए हमारा समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो ये क्या हुआ समीकरण एक। तो अब इसके सबसे पहले मेन काम क्या होता है, हमारा मेन काम होता है कि सबसे पहले समीकरण की तुलना करवाना। समीकरण एक की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3 और b का मान -4√3 और c का मान 4। तो सबसे पहले दोस्तों काम क्या होता है, हमें विविक्तकर निकालना होता है। जब विविक्तकर निकाल लेंगे तो हमें मूल पता चल जाएंगे, और अगर मूल का वास्तविक है यानी विविक्तकर का मान वास्तविक आ रहा तो हम इसे फिर सॉल्व भी करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से नाउ विविक्तकर कितना हो जाएगा, d = b² - 4ac। यहाँ वैल्यू रखेंगे, b का मान -4√3 का स्क्वायर और 4a का मान 3, c का मान 4। ठीक है दोस्तों, बराबर ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और √3 यानी 16 × 3, 4 चौको 16 - 3, 4 चौक 16 3 48। यहाँ में कितना है 16 3 48 - 48 यानी कितना 0, यानी इसका मान क्या है जो विविक्तकर है वो हमारा क्या है 0 के बराबर है। अतः
बी स्क्वायर माइनस 4ac, सोचिए बी लिखा है, बी स्क्वायर माइनस बराबर 0, अतः 2, आपको दिख नहीं रहा, 2 बराबर मूल होंगे। यानी क्या, मूलों का अस्तित्व है, यानी 2 बराबर मूल हैं। जब बराबर हैं तो हम ये क्या करेंगे, इस समीकरण को हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आओ अब इसे करते हैं सॉल्व। आओ 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम इसके अब 2 मूल निकालेंगे। तो हम इसके 2, या तो हम गुणनखंड करके मूल निकाल लें, या द्विघाती सूत्र के प्रयोग से चार जो विधि लगा के मूल निकाल लें। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करवा देंगे। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इससे तुलना करवा देंगे। तो a का मान कितना निकला है, √3, b का मान कितना है, -4√3, और c का मान कितना है, 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग, यानी कि श्री धाराचार विधि। तो नाउ श्री धाराचार विधि से तो कितना हो जाएगा, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम रख देंगे इनके मान। तो b का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे b का मान -4√3, कितना माइनस के बाद माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3/2 × 3। ठीक है ना दोस्तों, कितना आएगा यहाँ से, x बराबर माइनस प्लस का 4√3 प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और √3 का कितना आ गया 3, तो यानी कितना हो जाएगा 16 × 3 माइनस 4 × 16 3 48, ये हुआ 48/6। ठीक है ना दोस्तों, अब कितना आएगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 4√3 प्लस माइनस का 16 3 48 16 3 48/6, ये दोनों कट गए। तो कितना हुआ यहाँ से 4√3 प्लस माइनस का 0/6, तो लेंगे नहीं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4√3/6, तो 2 दूना 4 2 3 6, कितना है दोस्तों 2√3/3। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 2। अब √3 का हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये तो एक आंसर होगा, यानी अब यहाँ पे 2 मान निकल के आएंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ अंतर ही नहीं, तो दोनों प्लस में ही मान आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे √3 का हर पर में करवा दें, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 का गुणा करवा दिया, तो अब कितना हो जाएगा 2√3 में कितना बन जाएगा 3/3 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया 2/√3, तो x बराबर 2/√3। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। तो इस नंबर का जो एक पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, इससे आप करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। तो धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।